हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 7 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों पौधों को जानिए। बहुत ही अच्छा अध्याय है। इस वीडियो में हम इस अध्याय को अच्छे से समझेंगे और अगली वीडियो में इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमें विषय वस्तु को देख लेते हैं। आप भी ये जानना चाहते होंगे इस बच्चे की तरह कि हम इस अध्याय में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा पौधे क्या होते हैं। जैसा कि ये अध्याय पौधों से संबंधित है, हमें पौधों को ही जानना है। ठीक है, पौधों के बारे में ही जानकारी लेना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पौधे क्या होते हैं। फिर अगली चीज़ देखेंगे हम पौधों के प्रकार के, मतलब पौधे कितने प्रकार के होते हैं। पौधे 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, क्या क्या? शाख, झाड़ी, वृक्ष और लता। इनके बारे में अच्छे से डिटेल में इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। फिर अगला है पौधों के अंग। तो जो पौधों के अंग हैं, ठीक है, उनके भाग है, पौधों के भाग हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे तना है, पत्ती है, जड़ है, पुष्प है। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं इस अध्याय के पहले यानी प्रथम टॉपिक की ओर, जो कि है पौधे क्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं पौधे क्या होते हैं। तो बच्चों, पौधे क्या है? एक जीवधारी है। ठीक है, इनमें भी जीवन होता है। ठीक है, जो कि जमीन में लगे होते हैं। ठीक, और जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन बनाते हैं और हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं और बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे लकड़ी देते हैं, औषधियाँ देते हैं और खाने की चीज़ें देते हैं। ठीक है, खाना भी हमारा पौधों से ही प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों पौधों के बारे में क्या क्या लिखा है। पौधे जीवित प्राणी होते हैं जो उगते हैं, सांस लेते हैं, भोजन बनाते हैं और बढ़ते हैं। तो जो सारी क्रियाएं एक जीवधारी में होती हैं वो सारी क्रियाएं पौधे करते हैं। ठीक है, मतलब उगेंगे, बढ़ेंगे, अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, और बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो पॉइंट है वो है ये प्राकृतिक रूप से जमीन में उगते हैं और प्रकाश, जल और हवा से भोजन बनाते हैं। तो ये कहाँ पे उगते हैं बच्चों? जमीन पे उगते हैं। ठीक है, मोस्टली जो अधिकतर पौधे हैं वो ज़मीन पे उगते हैं और हवा से, पानी से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और सूरज के प्रकाश से। अगला है पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए ये क्या करते हैं कि अपनी जड़ों से पानी ले लेते हैं, अपनी पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और सूरज की रोशनी ले लेते हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर अपना भोजन कर लेते हैं, क्योंकि हर एक जीवधारी को भोजन की ज़रूरत है। बिना भोजन के बिना कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। ठीक, ये प्राणवायु छोड़ते हैं जो सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है? ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो कि ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना ऑक्सीजन के हम 10 मिनट 15 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक, कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, छोटे पौधों में क्या है? तुलसी, और बड़े पौधों में पीपल, आम, नीम वगैरह ऐसे पौधे हैं। ठीक है, तो कुछ पौधे तो छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और कुछ बहुत बड़े बड़े पौधे भी होते हैं। ठीक, पौधों से हमें भोजन मतलब जितना भी हम शाकाहारी भोजन कर रहे हैं वो सब पौधों से ही मिल रहा है। ठीक है, हरी सब्जियां, फल, ठीक, ये सारी चीज़ें पौधों से आ रहा है। दवा, औषधियाँ भी मिलती हैं, लकड़ी, वस्त्र, ऑक्सीजन आदि बहुत कुछ सारी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो पौधे हमारे जीवन के लिए बेटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो पौधों को हमें काटना नहीं है, उन्हें और ज़्यादा लगाना है, क्योंकि ना पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देख लेते हैं बच्चों जो अगला टॉपिक है इसका, वो है पौधों के प्रकार। तो पौधे हमारे 4 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला प्रकार है शाख, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है वृक्ष और चौथा है लता। अब एक एक करके शाख के बारे में जान लेते हैं, फिर झाड़ी के बारे में जान लेते हैं, फिर वृक्ष के और फिर लता के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो शाख बच्चों ऐसे पौधे होते हैं जो कि ना आकार में बहुत छोटे होते हैं, उनका जो डंठल है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? शाख। तो इनका उदाहरण ले लें, जैसे पालक है, धनिया है, ठीक, मेथी है, ये सब क्या है? शाख में आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं शाख छोटे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं। तो ये आकार में छोटे होते हैं, इनका तना कैसा होता है? कोमल होता है, जहाँ भी हम मोड़ें आसानी से मुड़ जाएगा। ठीक, इस प्रकार का इनका तना होता है। तो इस प्रकार के पौधों को हम क्या बोलते हैं? शाख बोलते हैं। इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, कुछ ही महीनों का। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रहते। ठीक है, एक मौसम में उगेंगे और अगले मौसम के आते आते ख़त्म हो जाएंगे। जैसे पालक या धनिया में ना एक मौसम में लगा लें, फिर 3-4 महीने बाद ये अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका कोई जीवन काल ज़्यादा नहीं होता।
इनमें पानी का संग्रह करने की क्षमता कम होती है, कम पानी लगता है इन्हें, क्योंकि छोटे होते हैं बच्चे, छोटे चीज़ कितने पानी पिएगी। अगला है, ये खेतों में उगाए जाते हैं और आसानी से मोड़ सकते हैं, तो इनकी खेती की जाती है, जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, इनकी खेती की जाती है और आसानी से इनके तना कमज़ोर होने की वजह से कहीं भी इन्हें मोड़ सकते हैं। उदाहरण धनिया, पालक, तुलसी, पुदीना, ये सारे साग के उदाहरण हैं। ये भोजन व औषधि दोनों के रूप में होते हैं, तो इनका उपयोग हम भोजन के रूप में भी कर सकते हैं और औषधि के रूप में भी करते हैं। ठीक, तो साग तो ये हो गया। अगला है हमारा झाड़ी। अब झाड़ी क्या होती है बच्चों? झाड़ी का तना थोड़ा बड़ा, ये मतलब साग से थोड़े बड़े होते हैं, तना मजबूत होता है और उसकी जो शाखाएं हैं वो बिल्कुल एकदम जड़ के वहाँ से निकलती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण ले लें, जैसे गुलाब की झाड़ी है, ठीक है, गुलहड़ की झाड़ी है, ठीक है, तो इस तरीके से ये झाड़ियाँ हो गई। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। झाड़ियाँ मध्यम आकार के पौधे होते हैं। मध्यम आकार के मतलब ना ज़्यादा तो बहुत छोटे और ना ज़्यादा बहुत बड़े। अगर साग से तुलना करें तो साग से ये बड़े होते हैं, अगर वृक्षों से तुलना करें तो वृक्षों से ये छोटे होते हैं। इनका तना मजबूत होता है पर पेड़ों की तुलना में पतला होता है। मतलब तना तो मजबूत होता है, हम आसानी से इन्हें मोड़ नहीं सकते, लेकिन जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी तुलना में ये पतले होते हैं। इनकी शाखाएं नीचे से ही फैलने लगती है, तो शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? नीचे से ही निकलने लगती हैं, इस तरीके से शाखाएं। ठीक, ये सामान्यतः खेतों, बगीचों और जंगल की किनारियों पर पाए जाते हैं, तो इस जगह पर ये पाए जाते हैं। अगला है, इनके उदाहरण हैं गुलाब, हिबिस्कस, हिबिस्कस मतलब गुलहड़, ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। अगला है, कुछ झाड़ियाँ सजावटी और कुछ औषधीय होती हैं, तो कुछ झाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम सजावटी कामों में लेते हैं, जैसे गुलाब की झाड़ी है, ठीक है, वो सजावटी होती है। इसी तरीके से जो गुलहड़ है, ठीक है, हिबिस्कस है, वो भी सजाने के काम आती है। तुलसी है, ठीक है, वो क्या है? वो औषधीय है। ठीक है, तो कुछ औषधीय होती हैं, कुछ सजावटी होती हैं। अगला टॉपिक है बच्चों, वो है वृक्ष। वृक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है? आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, उनकी जो शाखाएं हैं वो तने के बाद कुछ ऊंचाई से निकलती हैं, ठीक है, और इनका जो जीवन काल है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं, वृक्ष बहुत बड़े और ऊंचे होते हैं, तो ये बहुत बड़े और ऊंचे होते हैं। आपने नीम का, पीपल का, बरगद का वृक्ष देखा होगा, कितने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। हाँ, इनका तना मोटा, कठोर और मजबूत होता है। तो जो इनका तना है, ये वाला हिस्सा जो तना है, वो एक तो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, कठोर होता है और मजबूत होता है। हम अगर ताकत लगाएं तो ये हिलेगा तक नहीं। इनकी शाखाएं ऊपरी हिस्से से फैलती हैं, तो तने के बाद, ठीक है, शाखाएं ऊपर से निकलती हैं। ये क्या चीज़ें? इसकी शाखाएं हैं बेटा, जो कि ऊपर से निकल रही हैं, ठीक है। और वहीं झाड़ी की कहाँ है? जड़ के पास से निकलने लगती हैं, इस तरीके से। हाँ, वृक्ष कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, मतलब इनकी जो आयु होती है वो बहुत होती है, 200 साल, 300 साल। बहुत सारे वृक्ष हैं जो हमारे दादा परदादा के टाइम से अभी तक चले आ रहे हैं, हम उन्हें देखते हुए आ रहे हैं। ठीक, उदाहरण पीपल, आम, नीम, बरगद, ठीक है, तो ये इनके उदाहरण है वृक्षों की। नीम का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये वृक्षों के उदाहरण हैं। ये छाया, फल, लकड़ी और ऑक्सीजन मिलता है। इनसे हमें छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं और ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देते हैं हमें। अगली है बच्चों लता। लता मतलब बेल, ठीक है, लता का मतलब बेल। तो ये क्या होती है बच्चों कि इनका तना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, ठीक है, और ये किसी चीज़ पे ऐसे सीधे खड़ी नहीं हो सकती। इनका तना बिल्कुल कोमल रहता है, ठीक, इसे अपन क्या बोलते हैं? लता बोलते हैं। और इसका देख लें कि मनी प्लांट है, ठीक है, और तरबूज, खरबूज, ककड़ी, इन सब चीज़ों की क्या है? लताएँ होती हैं, बेलें होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे वे पौधे जिनका तना बहुत कोमल और कमज़ोर होता है, मतलब तना इस काबिल नहीं है कि ये जिस तरीके से वृक्ष खड़े होते हैं इस तरीके से नहीं खड़ी हो सकते हैं अपनी दम पर, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? लता बोलते हैं। अपने आप खड़े नहीं हो सकते, उन्हें लता कहा जाता है। ये या तो ज़मीन पर फैलते हैं या किसी सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, या फिर तो ये ज़मीन पर फैल जाएंगे। अगर इन्हें कोई सहारा नहीं मिला तो ज़मीन पर फैल जाएंगे। कुछ बहुत सी लताएँ ऐसी होती हैं जो ज़मीन भी फैलती हैं, और बहुत सी लताएँ ऐसी होती हैं जो किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ती हैं, ठीक है, जैसे कोई दीवार का सहारा मिल गया उसके सहारे चढ़ जाएंगी, कोई वृक्ष खड़ा इनके नज़दीक तो उसके सहारे ऊपर चढ़ जाएंगी, या फिर कोई डंडा वगैरह खड़ा है उसके सहारे ये ऊपर चढ़ जाएंगी। तो इस आधार पे ये दो प्रकार की लताएं होती हैं, ठीक है। एक लता होती है बिसर्पी लता। बिसर्पी लता है मतलब जो ज़मीन पे ही फैल जाती है, जो लता ऊपर नहीं चढ़ती, ज़मीन पे फैल जाती है, उन लताओं को हम क्या कहते हैं? बिसर्पी लता। जैसे कि कद्दू की लता है, खरबूजे की, तरबूज की, ये सारी लताएं क्या है? बिसर्पी लताएं। ये ज़मीन पे फैल जाती हैं, ऊपर नहीं चढ़ती हैं, ठीक।
तो ये पौधे ज़मीन पर ही फैलते हैं, इनका तना सहारा लेने लायक भी नहीं होता, मतलब ये किसी सहारे के ऊपर भी नहीं चढ़ सकते, ऐसे नहीं होते। खेत में अगर बीज डाल के छोड़ दें तो खेत पर ही ये फैल जाएंगे, ठीक है। उदाहरण तरबूज, ककड़ी, कद्दू, ये इसके उदाहरण है। दूसरे प्रकार की जो लताएं होती हैं वो होती हैं आरोही लता, मतलब किसी सहारे से ये ऊपर चढ़ जाती हैं। इनके क्या है बच्चों, एक ऐसे कुंडली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं लताओं में, इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की। तो ये कुंडलियां क्या होती हैं कि किसी सहारे को मजबूती से पकड़ लेती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे इस जगह पर, ये इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पे इस डंडे को इस लता ने उस कुंडली नुमा संरचनाओं ने पकड़ रखा है, ठीक है। इन्हें तंतु वगैरह कुछ ऐसा बोलते हैं, ठीक। तो इन कुंडली नुमा संरचनाओं से ये किसी सहारे को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक है। या फिर किसी दीवार के ऊपर चढ़ जाएंगी, या फिर किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगी, या फिर किसी ऐसा डंडा वगैरह है उसके ऊपर चढ़ जाएंगी। तो ऐसी लताओं को हम क्या बोलते हैं, आरोही लता, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पॉइंट देखें, ये पौधे किसी सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, किसी सहारे से ऊपर जाएंगी ये बेलें इस तरीके की। दूसरा है इनकी बेलों में पकड़ने वाली कुंडलियाँ होती है, तो इस तरीके की कुंडलियाँ पाई जाती हैं, इस तरीके की कुंडलियाँ पाई जाती हैं। इस कुंडलियों से ये किसी सहारे को पकड़कर ऊपर चली जाती हैं। उदाहरण है मटर, अंगूर, लौकी, धनबेल आदि, ये सारे इसके उदाहरण हैं, ठीक। अब चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पे। अब हम पढ़ेंगे पौधों के अंग, ठीक है। एक पौधा है, जैसे सॉरी ये डायग्राम यहाँ पर गलत बन गया है, ठीक। एक पौधा है तो उसमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे उसमें ना उसका तना होता है, ठीक। जैसे ये यहाँ पे अपन एक बना लेते हैं डायग्राम इस टाइप से, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, शाखाएं हो गई, ठीक। फिर ये इसके पत्ते हो गए, ठीक। तो ये तो क्या हो जाएगा, तना, जो भूमि के ऊपर वाला पार्ट तना हो जाएगा। ये इसके नीचे इसकी क्या होंगी, जड़ें, ये क्या हो जाएंगी, जड़ें, ठीक। ये जड़ें हो गई। फिर है ना ये इसकी हो जाएंगी क्या, शाखाएं। फिर इसके बाद इसमें क्या होगा, हाँ, ये यहाँ पे पत्ते लगे होंगे, पत्ते, ठीक है। और ऊपर शीर्ष पे ना एक फूल भी लगा हो, क्या होगा, फूल भी होगा, यहाँ पर एक फूल भी होगा। तो ये पौधे के मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। ये पौधे के मुख्य भाग होते हैं। यहाँ पे बच्चों ये डायग्राम गलत बन गया है, ठीक। तो इस तरीके से हम पौधों के भाग को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः हमें पौधों के 4 भाग पढ़ना है, ठीक है। पहला जो भाग है हमारा वो है क्या, तना, ठीक है। तने के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो तना क्या होता है बच्चों, ये जमीन के ऊपर वाला भाग हमारा तना कहलाता है, जमीन के ऊपर वाला भाग तना कहलाता है, ठीक है। तना पौधे का वह भाग होता है जो भूमि के ऊपर होता है और जड़ों को पत्तियों, फूलों तथा फलों से जोड़ता है। तो जड़ों को सारी चीज़ों से जोड़ता है ये तना, ठीक है। तने में क्या है, शाखाएं लगी रहती हैं, शाखाओं में फूल, पत्ती, सारी चीज़ें होती हैं। तने के नीचे की साइड जड़ें होती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर एक डायग्राम पहले देखा था, ठीक। अब है ना तने में ना कुछ नसें पाई जाती हैं, जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं ना, ऐसी इसमें तने में नसें पाई जाती हैं, ठीक। उन्हें क्या बोलते हैं, एक नसों को बोलते हैं, ये नसें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है जाइलम, एक होती है फ्लूएम। तो जाइलम जो नसें हैं वो क्या करती हैं बच्चों, जाइलम के बारे में देख लेते हैं। जाइलम तने के भीतर पाई जाती हैं, तने के अंदर होती हैं ये, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देती, ठीक। यहाँ पे कुछ इसे दिखाने के लिए ऊपर दिखा दिया है, जबकि रियल में हमें ऐसी दिखाई नहीं देती ये। एक वायकीय ऊतक है, ठीक है। वायकीय मतलब ये कुछ पदार्थों को लेकर जाती हैं, इसलिए इसे वायकीय ऊतक बोल रहे हैं। ये जड़ों से पानी और खनिजों को ऊपर की ओर पत्तियों तक ले जाती है। तो ये जो जाइलम है वो जड़ों से पानी और कुछ पोषक तत्वों को सारे वृक्ष में ऊपर की ओर फैला देती हैं, पत्तियों में, इसकी शाखाओं में, इसके फूलों में, उन सारी चीज़ों को इस पूरे वृक्ष में फैला देती हैं। ये जाइलम का काम है, ठीक। यह केवल एक दिशा में काम करती है, यानी नीचे से ऊपर, मतलब सारी चीज़ों को नीचे से ऊपर लेके जाती हैं, जो भी इसकी जड़ें सोखती हैं पानी को, जो पोषक तत्व हैं उन सबको, ठीक। अगला है बच्चों वो है फ्लूएम, ठीक। तो फ्लूएम भी ये नसों की तरह ही होती हैं, लेकिन ये इनका काम क्या है कि जो पत्तियाँ जो चीज़ें सोखती हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को पत्तियाँ सोखती हैं या फिर जो खाना बनाती हैं पत्तियाँ, तो उन्हें क्या है, ये फ्लूएम उस खाने को लेकर पूरे वृक्ष में, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, पत्तियों से नीचे की तरफ, उसकी शाखाओं में, उसके तने में, उसके जड़ों तक,
ठीक है, उस खाने को लेकर पूरे वृक्ष में फैला देती हैं ये, ठीक है। फ्लोएम, फ्लोएम तने के भीतर पाया जाने वाला दूसरा प्रमुख वाहकीय ऊतक है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रमुख वाहकीय ऊतक है, मतलब दूसरी प्रमुख प्रकार की इसकी नसें हैं। ये पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सभी भागों जैसे जड़ों, फलों, फूलों आदि तक पहुंचाती है। तो पत्तियों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण से, तो उन पत्तियों के भोजन को लेकर पूरे वृक्ष में उस भोजन को फैलाने का काम फ्लोएम करती है। फ्लोएम दोनों दिशाओं में कार्य करता है, ऊपर और नीचे। तो फ्लोएम दोनों दिशाओं में काम कर लेता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अगला है बच्चों पत्ती। अगला जो वृक्ष का मुख्य भाग क्या है, पत्ती है, ठीक। तो यहाँ पे हम पत्ती का चित्र देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश में लिख गया है, मैं इसे हिंदी में लिख देता हूँ। जैसे पहला क्या है, पर्णव्रत। तो पर्णव्रत बच्चों ये वाला पार्ट होता है, पर्णव्रत, ठीक है। पर्णव्रंथ ये है, ठीक है, पर्णव्रंथ। अगला है पत्रपटल। तो पत्रपटल बच्चों ये पूरा संपूर्ण जो भाग है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, पत्रपटल। पटल, इस संपूर्ण भाग को पत्रपटल बोलते हैं, ठीक। आगे अगला है मुख्य सिरा। तो ये बीच में जो आपको एक नस जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो नस जैसी दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य सिरा। मुख्य सिरा। अगला है सिराएं। अब इसमें जो बाकी बची हुई ये सिराएं, ये पतली पतली इस तरीके से पूरे जो पत्ते में फैली हुई हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सिराएं, ठीक। तो यहां पे हम देख लेते हैं बच्चों पर्णव्रत। पर्णव्रत का क्या काम होता है कि जो टहनी होती है, जो पेड़ की शाखा होती है, उससे इस पत्ते को जोड़ने का काम ये पर्णव्रत करता है, ठीक है। अगला है पत्रपटल। तो ये क्या है, पत्ती का एक चौड़ा भाग होता है, ये वाला भाग होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी यही होती है, इसी में पत्र पटल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला है मुख्य सिरा। तो ये पत्ती के बीच में पाया जाता है, ये वाला भाग क्या है, मुख्य सिरा, ठीक है, जो कि पूरे पत्ती को सहारा देती है। इस जो बाकी सिराएं वो इसी सिराओं से जुड़ी होती हैं, ठीक। और फिर क्या है, सिराएं तो जो बाकी की जो बची हुई जो नसें टाइप की दिख रही हैं, वो बाकी की सिराएं कहलाती हैं, ठीक। अगला है जो पत्तियां हैं वो दो प्रकार की हैं, सिरा विन्यास के आधार पे। इसके सिराओं के फैलाव के आधार पे जो नसें जो पत्तियां हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक ये वाली प्रकार की, एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जो इसकी जो सिराएं एक जाली के समान दिखाई दे रही हैं। कैसी दिखाई दे रही हैं, जाली के समान। तो इस तरीके की जो पत्तियां होती हैं जिसमें जाली का नुमा सिराएं होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं जाली का नुमा सिराएं, ठीक है। तो ये जो पत्तियां पाई जाती हैं, एक तो आम के वृक्ष में, अमरूद के वृक्ष में ऐसी पत्तियां पाई जाती हैं, ठीक। अगला जो है उसमें जो आप सिराएं देखेंगे वो ऐसे समांतर, इस तरीके से सिराएं समांतर फैली हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो सिराएं होती हैं बच्चों, इस तरीके की जो पत्तियों में सिराएं पाई जाती हैं वो किसमें होती हैं, समांतर सिराएं। और ये घास और केले के पत्ते में ऐसी सिराएं या फिर बाजरे के पत्ते में ऐसी सिराएं आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, एक होता है जालिका नुमा, एक होता है समांतर सिरा विन्यास, ठीक है। जालिका नुमा सिरा विन्यास आम, अमरूद आदि के पत्ते में पाया जाता है, और जो समांतर सिरा विन्यास है बच्चों वो पाया जाता है केले, घास आदि के पत्ते में। ये इस तरीके का समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अगला है पत्तियों के कार्य। तो पत्तियों का पहला कार्य तो भोजन बनाना ही है, तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ये भोजन बनाती हैं, ठीक है। इनमें क्या है कि जो जड़ें हैं, जड़ों के वहाँ से पानी आ जाता है, जिससे कि जाइलम लेके पत्तियों तक लेके आती है। और ये पत्तियाँ क्या करती हैं कि वहीं से इनमें रंध्र होते हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ले लेती हैं। और इसमें एक क्लोरोफिल नामक हरा रंजक पाया जाता है, वो क्या है, सूरज की किरणों को सोख लेता है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये अपना भोजन बना लेती हैं। इनके भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अगला है श्वसन। तो जो जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी तरीके से जो पेड़ है वो सांस लेने का काम कहाँ से करता है, अपनी पत्तियों से करता है। उसमें छोटे छोटे से रंध्र होते हैं। लेकिन पेड़ में क्या है, सिस्टम उल्टा है। जिस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं लेता है, ये क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और ये क्या छोड़ता है, ये ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। तो हम
कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन पेड़ क्या है, ऑक्सीजन लेता है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इनके ये जो श्वसन का काम है वो पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, अब है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये है कि पेड़ों में क्या होता है, कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस पानी को ये भाप के रूप में उड़ाते हैं। तो भाप के रूप में ये पत्तियों में उन रंध्रों से भाप बना के उस पानी को उड़ा देते हैं। अगर पेड़ में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो पेड़ कहीं ना कहीं गल जाएगा, तो इस चक्कर में ये क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। अगला है ऑक्सीजन का उत्सर्जन। तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन वही है बच्चों, जब है ना ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है, क्या ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन उत्पन्न होती है तो वो पत्तियों से बाहर निकलती है। ठीक, आपने सुना भी होगा कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगला है बच्चों जड़। तो जड़ क्या है कि एक पौधे का ऐसा भाग है जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है ऐसा भाग है, और ये जो जड़ है वो पौधे को एक तो स्थिरता देता है, मतलब पौधे को खड़े रहने में मदद करता है। अगर जड़ नहीं होगी पौधा खड़ा ही नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, इसी तरीके से पौधा जड़ के सहारे खड़ा होता है। और दूसरा काम क्या है कि कुछ पोषक तत्व और जल को पौधे को सोख कर पौधे को देता है। तो यहाँ से जड़ें क्या करती हैं, जड़ों का काम क्या है कि पोषक तत्वों को जो कि इस पौधे को आ सकता है वो ज़मीन से लेकर और पानी को लेकर पौधे तक पहुँचाती हैं। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। ठीक, अब ये जो जड़ें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है नलिका जड़, जिसे कि हम मूसला जड़ भी बोलते हैं, नलिका जड़। ठीक है, तो नलिका जड़ बच्चों ऐसी होती है, मूसला जड़ इस तरीके की होती है। उसमें एक मुख्य जड़ होती है, ठीक है, इस तरीके से, और फिर उसमें से छोटी छोटी रेशे के समान अन्य जड़ें निकली होती हैं। तो इस तरीके की जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ या फिर नलिका जड़ कहलाती हैं। तो ये गाजर, मूली इत्यादि में ऐसी जड़ें पाई जाती हैं। ठीक, और दूसरी जो जड़ें होती हैं वो होती हैं रेशेदार जड़ें। ठीक है, रेशेदार जड़ें मतलब इसमें कोई ऐसी मुख्य कोई जड़ नहीं होगी, मुख्य जड़ नहीं होगी, इसमें ऐसे रेसे रेसे जैसे बाल होते हैं ना, इस तरीके की संरचनाएं निकली रहती हैं बहुत सारी। ठीक, तो इस तरीके की जड़ों को अपन क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़ें। और ये कहाँ पाई जाती हैं, घास में। ठीक है, और ये बाजरे वगैरह की जड़ें इस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे बच्चों घास, गेहूँ, प्याज। तो आप इसकी जड़ें देखेंगे, घास को उखाड़ के देखना, कहीं गीली घास मिल जाए उसे उखाड़ के देखना, तो आपको इस तरीके की रेशेदार जड़ें देखने को मिलेंगी। उससे थोड़ा सा धो लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके की रेशेदार जड़ें मिलेंगी। और गाजर तो आप सबने देखी होगी, गाजर क्या है, एक जड़ है। ठीक है, तो वो इस तरीके से एक मुख्य जड़ होती है, उसमें से छोटी छोटी और अन्य जड़ें निकली रहती हैं। तो ये जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है नालिका जड़ें जिसे कि हम मूसला जड़ भी बोलते हैं, एक होती है रेशेदार जड़। ठीक, इस तरीके से। अब जो बच्चों अगला टॉपिक है वो है जड़ों के कार्य। जड़ें क्या क्या करती हैं, तो जड़ों के कार्य हमने देख लिए बच्चों। एक तो पौधे को स्थिरता देती है, मतलब पौधे को खड़े होने में मदद करती हैं। उसका जो दूसरा कार्य है बच्चों वो है मिट्टी से जल और खनिज तत्वों का अवशोषण करती हैं, मतलब पानी को अवशोषित करती हैं और जो पौधे को पोषक तत्व चाहिए उन्हें अवशोषित करके पौधे को देती हैं। अगला कार्य है भोजन संग्रह करती हैं। कुछ जड़ें ऐसी भी होती हैं जो भोजन को इकट्ठा करके रखती हैं। ये जड़ें कौन सी हैं, गाजर, मूली, चुकंदर, क्योंकि ये आपने देखा होगा थोड़ी सी फूली रहती है, वहाँ पर ये क्या है, अपने भोजन को संग्रहित करती हैं, इकट्ठा करती हैं। कुछ पौधों में सहारा देने वाली जड़ें भी होती हैं, जैसे बरगद की जड़ें। तो बरगद में आपने देखा होगा कि बरगद का ये एक पेड़ है। ठीक है, इसमें ये क्या है, टहनियाँ हैं। तो यहाँ से एक ये इस जटाएं टाइप की निकली हुई रहती हैं जो कि ज़मीन में टच हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसकी जो यहाँ पे जो जड़ें होती हैं, तने में लगी रहती हैं, वो जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती कि है ना वो बरगद के पेड़ को खड़ा रख पाएँ। ठीक है, तो उसको सहारा देने के लिए और जड़ों की भी आवश्यकता होती है जो कि इसकी टहनियों में से, ब्रांचों में से निकलती हैं, जो ज़मीन में चली जाती हैं। तो ये इस पेड़ को, बरगद के पेड़ को सहारा भी देती हैं और इसके लिए पोषक तत्व भी लेकर आती हैं, क्योंकि ये बड़ा पेड़ है तो इसे पोषक तत्व की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक, अगला जो भाग है बच्चों वो है फूल। ठीक है, आपने देखे होंगे सुंदर सुंदर गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, इसी के बारे में अब हम अध्ययन करने वाले हैं। तो फूल में बच्चों मुख्यतः ये जो चार भाग होते हैं, एक होता है भाईदल, एक होता है दलपुंज, एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका हरा वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये इससे का क्या है, भाईदल। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, बस फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ, इससे आप समझ जाइएगा कि ये भाईदल है। ठीक है, इसके कार वगैरह क्या है, ये क्या नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे आगे चल के। एक है दलपुंज, इसकी जो सुंदर सुंदर सी ये पंखुड़ियाँ होती हैं फूल में, ये तो ये क्या है बच्चों, ये दलपुंज है।
ठीक है, जिन्हें हम पंखुड़ियाँ भी बोलते हैं फूल की। तो ये सेकंड नंबर पे आ गया। तीसरा है पुंकेसर। तो फूल के अंदर के साइड जाएंगे तो इस तरीके की संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। जब अपन पंखुड़ियों के अंदर देखेंगे तो इस तरीके की संरचनाएं हमें देखने को मिलेंगी, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पुंकेश्वर बोलते हैं। ठीक है, ये तीसरे नंबर का हो गया पुंकेश्वर। और ये जो बीच में इस फूल के बिल्कुल एकदम मध्य में जो संरचना होती है इस तरीके की, ठीक है, सुराही टाइप की ये संरचना होती है छोटी सी, उसे हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, स्त्री केसर, ये इस तरीके से फूल की संरचना होती है। अब एक एक करके हम हर एक भाग को जान लेते हैं, हर एक भाग का इस फूल में काम क्या है। ठीक, पहले देख लेते हैं बाह्य दल। तो जो बाहर वाली संरचना होती है, ये जो संरचना है, बाह्य वाली संरचना है, इसे अपन क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। जब फूल खिला नहीं होता, यानी वो एक बौड़ी बोले, क्या बोले, कली, ठीक है, कली के रूप में होता है, ठीक है, खिला नहीं होता, तो उस टाइम पे ये बाह्य दल एकदम बंद रहते हैं। ठीक है, बंद रहते हैं, जो कि फूल को उस टाइम पे सुरक्षा देते हैं। ठीक, जब ये खिल जाता है तो ये बाह्य दल नीचे की साइड आ जाते हैं और फूल की पंखुड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। तो फूल को सुरक्षा देने का काम ये बाह्य दल करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, पुष्प के सबसे भारी हरे रंग के पत्तीनुमा भाग को बाह्य दल या बाह्यपुंज कहते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, इसका जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, सबसे बाहर वाला जो भाग है, उसे हम बाह्य दल या फिर बाह्यपुंज कहते हैं। ठीक, अब इसके कार्य देख लेते हैं। ये कली को सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो कली है, मतलब जो नन्हा सा जो फूल है, वो उसे सुरक्षा प्रदान करता है कि उस टाइम पे अगर ये नहीं होगा तो उस टाइम पे फूल खराब हो सकता है, कोई कीट पतंगा वगैरह या फिर तेज हवा उसे खराब कर सकती है। तो उस टाइम पे ये इसको सुरक्षा देता है। कौन, बाह्य दल। पुष्प को विकसित होने तक ढककर रहता है। जब तक वो फूल बड़ा नहीं होता, खिलता नहीं है, तब तक वो उसे ढककर रखेगा, सुरक्षा देगा। कुछ पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक भी होता है। तो कुछ पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, यानी फूल पेड़ के लिए खाना बनाने का काम भी करता है। अगला है बच्चों दलपुंज। दलपुंज ये पेड़ की पंखुड़ियाँ, ये ठीक है। इससे क्या है, जो पुष्प है वो सुंदर लगता है। और दूसरी बात, जो कीड़े मकोड़े हैं, जैसे कीट पतंगे हैं, जैसे मधुमक्खी है, भौरा है, इस तरीके के कीट पतंगों को ये आकर्षित करने का काम करता है, जिससे कि वो कीट पतंगे इस पे आके बैठें और इसका जो रस है वो पिएं। ठीक है, तो उस टाइम पे ये बच्चों, अब ये आकर्षित क्यों करता है, क्योंकि फूल का काम होता है फल बनाना। फूल का काम क्या है, फल बनाना। तो इसमें दो अंग होते हैं, एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्रीकेसर। तो पुंकेसर में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी ये समझ लो कि जो कीट पतंगे हैं उन्हें आकर्षित करने का कार्य करता है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसे पढ़ लेते हैं। पुष्प के रंगीन भागों को दल या पंखुड़ियाँ कहते हैं। इसका समूह दलपुंज कहलाता है। तो ये जो रंगीन भाग हैं फूल के, इन्हें हम दलपुंज दल कहते हैं या फिर पंखुड़ियाँ कहते हैं। ठीक, अब इसके कार्य क्या हैं, कीटों को आकर्षित करना। कीट कौन से, वही मधुमक्खी, भौरा, ततैया, इन सारी चीज़ों को ये आकर्षित करते हैं कि वो आए, इस पे बैठे, इनका रस पान करें। ठीक है, परागण में सहायक होता है। अब ये क्या है, कुछ फूलों में गंध द्वारा कीटों को आकर्षित भी करता है, और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। तो वहाँ पे भी ये फूल काम आते हैं कि वो है ना, फूलों पे आके बैठे और वो फूलों के जरिए उन कीटों का भक्षण कर पाए। ठीक है, जैसे घटपर्णी का पौधा है। ठीक, ये पुष्प की सुंदरता को बढ़ाता है और ये इसकी खूबसूरती को भी बढ़ाता है। ठीक है, देखो कितना सुंदर ये फूल लग रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों, अगला जो पार्ट है ये है पुंकेश्वर। तो फूल के बीच में इस तरीके की एक संरचना होती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे हम देखें ये, ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, ये जो संरचना है, ये वाली, ये जो संरचना है, ये फूल के पंखुड़ियों के अंदर, ठीक है, और बिल्कुल बीच में ये स्त्री केसर दिया है, ये बीच में स्त्री केसर दिया है, और इसके चारों ओर ये जो संरचना है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पुंकेश्वर बोलते हैं। ठीक, अब इन पुंकेश्वर का कार्य क्या होता है ये देख लेते हैं अपन इसमें। हाँ, तो ये पुंकेश्वर है। ठीक, तो यह पुष्प का नर प्रजनन भाग है, इसे हम पुष्प का नर प्रजनन भाग बोलते हैं। ठीक है,
जैसे इंसानों में एक नर होता है, एक मादा होती है, इसी तरीके से पुष्प में भी एक नर प्रजनन भाग होता है, एक मादा प्रजनन भाग होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो रज्जुक फिलामेंट, तो ये जो संरचना है, ये वाली जो संरचना है, इसे तंतु बोलते हैं या फिर रज्जुक बोलते हैं, तंतु या फिर रज्जुक। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं, ये वाली संरचना को तंतु। ठीक, एक पतली डंडी होती है जो परागकोश को सहारा देती है। ठीक है, अब ये क्या है, परागकोश। ये वाली जो संरचना है वो क्या है, परागकोश। इसे परागकोश बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, पराग कण लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, पराग कण लगे रहते हैं। पराग कण लगे रहते हैं। ये क्या है, धूल जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि यहाँ चिपकी रहती हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। और ये जो संरचना है, इसे परागकोश बोल रहे हैं। और ये डंडी के समान जो संरचना है, इसे तंतु बोल रहे हैं। तो तंतु का काम क्या है, परागकोश को सहारा देना। ठीक है, और परागकोश का क्या काम है, परागकण को रखना। ठीक, अब बच्चों जो पुष्प का अगला भाग है वो है स्त्रीकिस्र। तो जैसा कि हमने देखा था, यहाँ पे पुष्प में जो सबसे बीच में जो भाग होता है, पुष्प का जो सबसे बीच का भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्त्रीकिस्र। ये सबसे बीच वाला भाग स्त्रीकिस्र कहलाता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे इसे जो स्त्रीकिस्र है, स्त्रीकिस्र को हम मादा प्रजनन अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मादा प्रजनन अंग। जैसे पुंकेसर क्या हो गया, पुरुष प्रजनन अंग हो गया। ठीक है, नर प्रजनन हो गया। इसी तरीके से जो स्त्रीकिस्र है वो क्या है, मादा प्रजनन अंग। इसके नाम से भी पता चल रहा है स्त्री। ठीक है, मादा प्रजनन अंग। ठीक, अब यहाँ पे इसके कुछ भाग होते हैं। जैसे एक भाग ये है, सबसे ऊपरी भाग है, जिसके मुंह के समान एक संरचना होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ये मुंह के समान संरचना को अपन वर्तिकाग्र बोलते हैं। फिर ये संरचना, ये नीचे की तरफ एक नली के समान जो गई है, इसे क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका। फिर इसके नीचे ये एक फूली हुई संरचना है, इस तरीके की संरचना है। इसे हम क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंडाशय। इसे हम अंडाशय बोलते हैं। फिर इसके अंदर ये गोल गोल जैसी संरचनाएं दिख रही हैं बच्चों, ये इसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। बीजांड। ठीक, तो इसमें होता क्या है बच्चों, जो हमने पुंकेश्वर पढ़े थे, पुंकेश्वर में हमने परागकणों को देखा था। तो परागकण यहाँ वर्तिकाग्र में नीचे गिरते हैं और फिर ये वर्तिका से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, अंडाशय में चले जाते हैं। और अंडाशय में जाकर ये बीजांड से मिलते हैं और बीजांड से मिलके ये बीज बनाते हैं। ठीक है, यानी बीजांड को ये निषेचित करके बीज बनाते हैं और उसी से हमारा फल बनता है। ठीक, जो पेड़ में जो फल बनता है वो इसी से बनता है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसके भाग पढ़ लेते हैं। अंडा से ये फूला हुआ भाग, स्त्रीकिस्र का फूला हुआ भाग जिसमें बीजांड होते हैं। ठीक है, ये हो गया बीजांड। इसमें जो गोल गोल जैसी संरचना है वो बीजांड है। ठीक है, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका से जुड़ी हुई संरचना। ठीक है, जिसमें ये मुंह जैसी संरचना ऊपर, ये क्या है, वर्तिकाग्र है। और वर्तिका जो ये नली जैसी संरचना है, ये जो नली जैसी संरचना है वो वर्तिका है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्या है, निषेचन का काम होता है। जो परागकण है वो यहाँ से नीचे गिरते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र से नीचे होते गिरते हैं और वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, अंडाशय में पहुँच जाते हैं। अंडाशय में बीजांड से मिलते हैं और निषेचित हो जाते कर देते हैं बीजांड को निषेचित करके इसमें क्या है, बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण होकर फिर यहाँ फल बनता है। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों ये पुष्प का काम हो गया। ठीक, तो बच्चों इसी टॉपिक के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।